नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल भागवत। राजस्थान फोरम, श्री सीमेंट और A1 टीवी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम थिएटर कैनवास की लॉकडाउन सीरीज में आज मैं अपनी अभिनय और अभिनय यात्रा के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, अपने अनुभव बताऊंगा, अपनी विधा के बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, मेरा जन्म राजस्थान के अलवर जिले में बहरोड तहसील के एक छोटे से गांव डवाणी में हुआ था। बहुत छोटे लोगों की बस्ती, छोटे घर थे, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। मेरे गांव में मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई तो प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में था 5वीं क्लास तक के लिए, और इससे आगे की पढ़ाई के लिए मैं 6ठी क्लास में दूसरे गांव में गया, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और इसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए तीसरे गांव में, और कॉलेज के लिए मुझे चौथे गांव में जाना पड़ा। बहरहाल इस दौरान थिएटर, बोलना, लिखना, अभिनय, इनसे मेरा कभी कोई वास्ता नहीं हुआ, क्योंकि वातावरण भी ऐसा नहीं था। हाँ, मेरे गांव का एक ही वातावरण था, खेलना खेलना कूदना, और उसमें भी ऐसा खेल जिसमें एक पैसा खर्च ना होता, जैसे कि कबड्डी और कुश्ती। और कबड्डी और कुश्ती मेरी रगों में इस कदर घुस गया था कि मैंने कबड्डी और कुश्तियां राष्ट्रीय स्तर तक खेली है। इन सब से निकल के मेरे पिताश्री रेलवे में थे, तो मुझे भी रुझान भारतीय रेल का हुआ। मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की रेलवे की, और मुझे भी रेलवे में नियुक्ति मिल गई। प्रथम नियुक्ति मुझे मिली सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। तो मुझे लगा कि गुजरात का जो वातावरण था, शायद उसका असर मुझ में हुआ, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि अभिनय का जो चस्का था मुझे गुजरात से शुरू हुआ। लेकिन मौका कभी नहीं मिला, ना मैंने उस गुण को ठीक से पहचाना। बहरहाल यात्रा चलती रही। इसके बाद मैं पोरबंदर चला गया, वहाँ से ट्रांसफ़र होके मैं सन 2002 अक्टूबर जयपुर में आ गया। जयपुर में नया नया हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय बना था। आजकल उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय का जो ऑफिस है, ऑफिस बिल्डिंग है, वो जवाहर सर्किल मालवीय नगर पे है। तो यहाँ कार्य करता रहा अपना। फिर भी कहीं मुझे लगा नहीं कि मैं अभिनय करूँगा या कुछ संभावनाएं हैं। पर हाँ, एक बात जरूर थी कि जब भी कोई टीवी के ऊपर या फिल्म में देखता था तो मैं उनके अभिनय की आलोचना जरूर करता था। यार, इसने ये ऐसा ठीक नहीं बोला, नहीं यार इसको ऐसा अभिनय करना चाहिए था, नहीं यार इसके हाथ ऐसे गए। तो हो सकता है कि प्रारंभिक जो बीज हैं वहाँ कुछ बुलबुला रहे थे जमीन में पड़े हुए। उन बीज को हो सकता है कि सही वातावरण नहीं मिला हो, पानी, धूप, बरसा, ऐसा कुछ मिला नहीं, तो शायद वो सुप्त अवस्था में जमीन में दबे पड़े थे। इसके बाद अचानक सन 2010 में हमारे रेलवे में एक नाटक होना था। तैयारियां पूरी हो गई। उसके निर्देशक थे आदरणीय अतुलेश कुलश्रेष्ठ जी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले अभिनय का मौका उन्होंने मुझे दिया। अब देखिए, इसमें भी कहानी होती है कि नाटक की तैयारियों के दौरान एक वरिष्ठ अभिनेता अचानक से किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये नाटक नहीं कर पाऊंगा, और ये नाटक प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे थे। तलाश शुरू हुई अभिनेता की, तो मुझ तक भी पहुंची। किसी ने कहा कि आप अच्छा बोल लेते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो क्यों न ये रोल आप कर लेते। तभी किसी साथी ने आवाज़ लगा दी, अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो यार, इनको, इनके बस का नहीं है ये रोल। तो शायद ऐसा कहना मुझे बहुत बुरी तरह से अखरा, और मैंने कहा नहीं, अब तो मैं ये रोल करके ही मानूंगा। आदरणीय अतुलेश कुलश्रेष्ठ जी ने कहा, ठीक है, आप आइए, देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, रिहर्सल शुरुआत हुई, तैयारी शुरू की। अभिनय के लिए जिस दिन निश्चित हुआ, सुबह 10 बजे अजमेर में हम पहले दिन पहुंच गए।
रात को हम खाना खा के रिहर्सल करने बैठे, अभ्यास करने बैठे। मेरा पहला मौका था वो स्टेज पे जाने का, जिसकी मैं तैयारी कर रहा था। अतुलेश जी हमारा अभ्यास देखने के लिए बैठे हुए थे, हमारे डायरेक्टर महोदय। और अचानक से मैं कृत्य मुंह सा बैठ गया। ऐसा बैठ गया, शांत। अतुलेश जी कहने लगे, क्या हो गया? मैंने कहा, गुरुदेव, मेरे दिमाग में ना ये आपका नाटक है, ना इसके संवाद है। मैं खाली हो गया हूँ, बिल्कुल खाली हो गया हूँ। मेरे पास ना सुनने को कुछ है, ना कहने को कुछ है। वो परेशान हुए, उन्होंने जूता उठाया और मेरे पीछे मारने दौड़े। मैं आगे आगे, गुरुदेव पीछे पीछे। बहरहाल रिहर्सल यहीं खत्म कर दी गई। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हम भी सोने चले गए और नींद आंखों से कोसों दूर थी। करूँ क्या? कश्मकश चल रही थी। उठा, स्क्रिप्ट उठाई। रात के 2-2:30 बजे हुए थे। मैं रूम से बाहर आ गया और अपने डायलॉग शुरू किए। अब दर्शक भी आ गए उस वक्त रात को। हाँ, कुछ, हाँ, गली के आवारा कुत्ते वगैरह वो मेरे सामने आके बैठ गए और इतनी तन्मयता से सुन रहे थे कि सच में ये अच्छे श्रोता और दर्शक हैं। बहरहाल 4 बजे मैं सोने चला गया। देख के मैंने कहा कुछ नहीं होगा शायद। सुबह 10 बजे अतुलेश जी ने कहा, मुझे पता है गुड़ गोबर होने वाला है, जा भली करेंगे राम। गुरुदेव के चरण छू के चढ़ गए नाटक करने। और उस नाटक का नाम था अनोखा नौकर। और मैं उसमें भूमिका निभा रहा था एक कंजूस मारवाड़ी सेठ। दोस्तों, नाटक के लिए जब मैं मेरी एंट्री स्टेज पे होती है तो मेरे कदम कंपकपा रहे थे, जैसे मुझे बहुत तेज सर्दी लग के बुखार आ रहा है। जबान लड़खड़ा रही थी। और किसी तरह से मैं अपने आप को सहज कर पाया। 2 मिनट निकली और फिर अचानक से ऐसे लगा, अरे यार, ये स्टेज मेरा अपना है, जाना पहचाना। अरे, मैं तो बना ही इस स्टेज के लिए हूँ। आई एम द किंग, और ये मेरा साम्राज्य है, मैं राजा हूँ। और दोस्तों, नाटक बेहद सराहा गया। जो जूरी मेंबर थे, उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो अनिल भागवत आप नाम बता रहे हैं, ये अभिनेता, क्या रेलवे में ही काम करते हैं या बाहर से आप इनको पैसा दे के लेके आए हो अच्छे अभिनेता को? दोस्तों, इससे बड़ा अवार्ड, पुरस्कार एक अभिनेता के लिए क्या हो सकता है? बस मन में विश्वास जगा। इस दौरान रेलवे में एक मेरे वरिष्ठ साथी हैं, संदीप लेले जी। अच्छे कलाकार हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे लेखक हैं। उन्होंने कहा कि यार, तुम अच्छा अभिनय कर लेते हो तो बाहर रविंद्र रंगमंच पे क्यों नहीं चलते, बाहर थिएटर क्यों नहीं करते? कहा, मेरा मन तो है। तो चलो। बस रविंद्र मंच की यात्रा शुरू हुई। पहुंचा तो वहां मुलाकात हुई आदरणीय अशोक राही जी से। थिएटर से अनजान था तो इस नाम की महत्ता को मैं नहीं जानता था कि अशोक राय कौन होंगे कोई। लेकिन जब मैं संदीप लेले जी का एक नाटक कर रहा था तो अशोक राय जी मुझे देख रहे थे। पता नहीं मुझे, उन्हें मुझ में क्या नजर आया। नाटक के बाद वो मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे, मेरे साथ काम करेगा? मैं कहा, मैं काम करने के लिए आया हूँ। मुझे जानते हो? मैं कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। भाई, बहुत विनम्रता से बोले, भाई मेरा नाम अशोक राही है। नाम सुना ही नहीं था। मैं कहा, सर ठीक है, अच्छी बात है। भाई, मैं एक नाटक कर रहा हूँ, आप कल से रिहर्सल पे आ जाइए। ठीक है सर, आ जाऊंगा। ये बात चल रही थी। उसी दौरान सुनील शर्मा जी, एक निर्देशक और हैं, पीएमटी में ही थे, उनका नाटक होने वाला था जिसका नाम था रक्त अभिषेक। उन्होंने मुझे, देखिए इस नाटक में भी एक अभिनेता की कमी हो गई थी, तो उन्होंने कहा क्या तू कर ले ये रोल? मैं कहा, ठीक है, कर लेता हूँ। और 2 घंटे का नाटक, ऐतिहासिक, राजा महाराजाओं का। और उसमें मुझे रोल मिला पूरे 2 घंटे स्टेज पे रहने का। कितना बड़ा रोल! और डायलॉग सिर्फ एक। मेरे हाथ में भाला पकड़ा दिया गया और मुझे राजा के पीछे खड़ा रख दिया गया कि आप यहाँ खड़े रहिए, आपका सैनिक का रोल है।
पता नहीं क्यों उन्होंने अचानक से उनको लगा रिहर्सल से एक दिन पहले जिस दिन शो होना था, यार एक डायलॉग है यार, वो अभिनेता तो है नहीं, आप बोल दो। मैं कहा सर मुझे कौन सा डायलॉग है? तो मुझे याद है वो मेरा पहला डायलॉग सुनील जी के साथ जो मैंने किया था। उन्होंने कहा था कि जब सेनापति आएंगे दरबार में, आपको उन्हें रोकना है कि ठहरो, आज राज्यसभा में शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। ठीक है। सेनापति आदरणीय संदीप लेले जी बने हुए थे, काफी अच्छे अभिनेता थे। वो जैसे ही दरबार में आते हैं और प्रवेश करते हैं, मैं उनको रोकता हूँ, ठहरो, आज राज्यसभा में शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। दोस्तों, राही जी सामने ही बैठे थे, नाटक देख रहे थे। संदीप लेले जी ने नाटक खत्म हुआ, मेरे पास आए, आके मुझे बोलते, इस तरह डांटते हैं क्या, मेरी तलवार छूट जाती तो? अशोक राही जी चल के आए, भाई वो प्ले मेरे साथ तेरा पक्का है, अब तुझे करना है। दोस्तों बहुत बड़ा नाटक था जो अशोक राही जी ने मुझे ऑफर किया। उसका नाम था रंगीली भागवती। और उस नाटक का एक किरदार था पंडित, लंपट, पाखंडी, व्यभिचारी, बहुत गजब का किरदार था। वो उन्होंने मुझे ऑफर किया। अब मेरी प्रॉब्लम अपनी ही, आवाज अच्छी, कोई शक नहीं था इस बात पे, पर मैं अब रहने वाला हूँ जिस इलाके का, दोस्तों वो इस तरह से कि एक टांग मेरी राजस्थान में रहती थी तो दूसरी टांग हरियाणा में, यानी सीमांत क्षेत्र, बॉर्डर। मेरे आधे खेत हरियाणा में है तो आधे राजस्थान में। तो भाषाई टच, ना मैं राजस्थानी ढंग से बोल पाऊं, ना हरियाणा के ढंग से बोल पाऊं, अक्खड़, ना शरीर में लचक। अभिनय की तो बात ही छोड़ दो। अशोक राय जी ने भी एक बार तो माथा पीट लिया कि यार मैं किसको रोल दे रहा हूँ। पर उन्होंने मेरी एक बात देखी, लगन, कि ये बंदा लगन से काम करता है, चलकर। बस अभिनय की शुरुआत हुई और बढ़ते चले गए। इसके बाद कभी ना मैंने अशोक राय जी से रोल मांगा, बस वो एक से एक मुझे रोल देते गए, मैं निभाता चला गया। हाँ, बस एक बात जरूर कहता था, गुरुदेव कोई और टक्कर वाला रोल दो जिसमें मुझे मेहनत करनी पड़े। डर के मेरे मेरे जबान लड़खड़ाए, मेरी टांगे कांपे, मुझे करते हुए जोर आए कि हाँ ये रोल मैंने किया है। और आज भी उसी तलाश में रहता हूँ। इसी कड़ी में अशोक राही जी एक दिन एक नाटक लेके आए और कहने लगे, भाई ये नाटक मेरा सपना है, तो ये नाटक तुझे करना है। ठीक है गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, मगर इतना सरल नहीं है ये नाटक, बहुत ही गूढ़ है। मैं कहा बिल्कुल करूंगा मैं कहा नाम बताओ नाटक का। बोला किंग इडिपस। दोस्तों इडिपस सुनते ही मुझे भी एक बार झटका सा लगा कि यह उर्दू का नाटक है, इतना ट्रेजिक नाटक है, एनएसडी में जिसको फैकल्टी के तौर पे लिया जाता है, क्या मैं कर पाऊंगा? मैंने कहा अशोक राही सर, क्या यकीन है कि ये रोल मैं कर पाऊंगा? बोले हाँ, किंग इडिपस का लीड रोल तुझे ही करना है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। दोस्तों रोल हुआ, तारीफें मिली, गुरुदेव के असली शब्द सुनने को मिले, जिसके लिए हर एक चेले के कान तरसते हैं। उस नाटक का एक डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। डायलॉग में क्या था कि जब किंग एडिपस अपने दरबार में बैठे होते हैं तो कुछ लोग उनको फरियाद लेके आते हैं अपनी अपनी, और एक राजा अपनी प्रजा के सामने जब खड़ा होता है तो किस तरह से बात करता है, वो अंदाज देखने लायक था। मैं आपको सुनाता हूँ। अजीजों, खानदानी कैडमस के बेल पर खिलने वाले नए फूलों, इस फरियाद का मकसद क्या है? ये शाखें, ये फूलों के हार, ये फरियादें, ये करबाओ यास को गम्माजी करने वाली चीखें किस लिए? किसी खबर सा पर यकीन ना करते हुए हम वजाते खुद वजह दरियाफ्त करने आए हैं। हम इडिपस, जिसके नाम का डंका चार आलम में बज रहा है। फिर बगल में देखते हैं उनके एक
बुजुर्ग खड़े थे, उनको देख के, मोहतरम बुजुर्ग, आप ही फरमाइए कि माजरा क्या है, किसी बात का डर है या किसी चीज की ख्वाहिश? बिला खौफ और खतर बयान करो, हम संगदिल नहीं है, हम आपकी दरखास्त पर जरूर गौर करेंगे। इस तरह के डायलॉग बोले तो एक लगा कि अभिनय का एक और लेवल अचीव हुआ। ये नाटक खत्म हुआ, एक दिन सफलता में झूमे, दूसरे दिन अशोक राय जी ने जैसे ही बैठे, हो भाई कल के गुण गाना बंद कर, ये नया नाटक पढ़ना शुरू कर। माथा घूम गया पढ़ते ही। दोस्तों, नाटक का नाम था गांधारीर आवेदन, लिखा हुआ बांग्ला में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, हिंदी अनुवाद मान हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का। क्लिष्ट हिंदी, पसीने फिर आया, नाटक करना था। कहानी है गांधारी आवेदन में दुर्योधन, गांधारी और धृतराष्ट्र की। इसमें प्रसंग आता है कि जब दुर्योधन जुआ जीत के, युद्ध क्रीड़ा में जीत के आते हैं और सामने अपने पिता धृतराष्ट्र को पाते हैं, तो धृतराष्ट्र उनको कहता है कि तूने गलत किया। एक बार तो न्याय की बात वो बोलते ही, तो दुर्योधन उन पे आक्षेप लगाता है, उन्हें कहता है कि आपके हृदय में तनिक भी पुत्र के लिए स्नेह नहीं है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। दोस्त, सभी को पता है कि धृतराष्ट्र से ज्यादा पुत्र स्नेह किसी को नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं कि पुत्र मोह में अंधा था। आंखों से अंधा था या नहीं, पुत्र मोह में जरूर अंधा था। तो उस पिता के हृदय पे क्या गुजरी होगी जिसे उसका पुत्र कह रहा है कि आपके हृदय में स्नेह नहीं है। तो वो डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। हाय अभिमानी पुत्र, यदि सुहृदयों का निंदा वाक्य सुनकर मेरे पितृ स्नेह में कुछ ह्रास होता तो कल्याण ही होता। स्नेह तो इतना है कि मैंने अधर्म में योग दिया है, ज्ञान खो दिया है, और स्नेह इतना है कि मैंने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। पुरातन कुरु वंश के महाअरण्य में घोर कालाग्नि जला रहा हूं, फिर भी पुत्र तुम ये कहकर दोष देते हो कि मुझ में स्नेह नहीं है। मणि के लोभ से तुमने काल सर्प की कामना की और मुझ अंधे ने उसका फण पकड़कर उसे दे दिया। बाहर भीतर से नेत्र भी मैं तुम्हें लेकर काल के ग्रास की ओर बेतहाशा चलता रहा। मित्रगण हाहाकार के स्वर में मेरे इस आचरण का निषेध करते हैं। निशाचर गद्ध अशुभ चीत्कार कर रहे हैं। पग पग पर पथ संकीर्ण होता जा रहा है। विपद को आसन्न देखकर शरीर कंटकित हो रहा है, फिर भी भयानक स्नेह से दृढ़ बाहों में बांध कर मैं तुम्हें हृदय से लगाए हुए वायु वेग से, अंधे बल से, उल्का के आलोक में मूढ़मत अट्टहास के साथ विनाश की ओर अग्रसर चला जा रहा हूं। इस यात्रा में केवल तुम हो और मैं, अन्य संगी हाथों में वज्र धारण करने वाले तेजोर विधान अंत। अचानक एक दिन चेतना चकित हो, विधाता की गदा क्षण मात्र में सिर पर आन गिरेगी। वो समय आएगा पुत्र, तब तक
पितृ स्नेह में संशय मत करो। तब तक जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाकर इस स्नेह को लूट लो। तुम विजयी हो, तुम एकेश्वर राजा हो, तुम विजय की भेरी बजाओ, जय ध्वजा को शून्य में ऊंचा करो। आज के जयोत्सव में ना संजय रहेगा, ना भीष्म रहेगा। लोक निंदा, लोक लज्जा और लोक भय भी नहीं रहेगा, और कुरु वंश की राज लक्ष्मी भी नहीं रहेगी। रहेगा केवल पिता का स्नेह और विधाता का विशाल। रह जाएगा केवल एक अंधा पिता और उसका अंधा पुत्र, और कालांत तक रहेगा यमराज। इसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तों, अंधा होना क्या होता है तब समझा। बड़ा कठिन होता है दोस्तों, एक अंधे का अभिनय करना और मंच के ऊपर चलना। अपने को एक्टर जो मेरे साथी हैं, जो गांधारी बनी हुई थी, आदरणीय विनीता जी, जो आजकल राजस्थान यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, वो मेरी सह गांधारी का रोल कर रहे थे मेरे साथ। तो उस दौरान मैंने समझा कि चलना कितना महत्वपूर्ण है बिना आंखों के। आंखों के साथ तो मुझे पता है कि स्टेज पे ए पॉइंट से बी पे जाना है, सी पे जाना है, मेरा को एक्टर वहां खड़ा है। यहाँ आंखें होते हुए अंधे का रोल कर, दर्शकों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि अंधे का रोल कर रहा है। दोस्तों, इस दौरान एक मजेदार किस्सा घट गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे रेलवे से मेरे अधिकारी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ ये शो देखने आए हुए थे। तो जब मैं ये अभिनय कर रहा था तो उन्होंने अपनी पत्नी को, जो बाजू में बैठी हुई थी, उनसे कहने लगे कि ये जो अभिनेता है ना सामने धृतराष्ट्र का रोल कर रहे हैं, ये हमारे ही कार्यालय में काम करते हैं। तो उनकी पत्नी, हाँ, क्यों गप मार रहे हो, एक अंधा आदमी रेलवे में आपके पास कैसे काम करेगा। दोस्तों, दूसरे दिन उन्होंने ऑफिस में जब मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा, सर, आपने सराहना की न की, पब्लिक ने सराहना की न की, या मेरे गुरुदेव ने मुझे शाबाशी दी या न दी, लेकिन आपकी पत्नी ने जो मेरे लिए कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। तो उन्होंने कहीं से, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं अंधा नहीं अभिनय कर रहा हूं, उन्हें ऐसा नहीं लगा। दोस्तों, इन सब बातों से एक अभिनय की यात्रा, जो रोज एक नया चैलेंज मिल रहा था, करता रहा। अचानक से एक दिन राय जी फिर आदम के, ओह क्या सो रहा, खड़ा हो। मैं कहा, गुरुदेव फरमाओ, एक नाटक करना है। मैं कहा, तैयार हूँ, पहले सुन ले। मैं कहा, जी सर बताइए कौन सा नाटक है। नाटक का नाम है कीर्ति पुरुष विवेकानंद। मैं कहा, ठीक है सर, कौन सा पार्ट करना है। कौन सा क्या, विवेकानंद बनना है तुझे। मैं कहा, सर कैसे बात कर रहे हो आप, मेरी बड़ी बड़ी मूछें हैं, शक्ल सूरत से मैं कहीं से नहीं लगता। भाई सुन, ये मूछें है ना, कल कटा लेना, और शक्ल सूरत जैसा सोचेगा वैसा बन सकता है। वो तने देखिए, एक जीव आता है पंखों वाला, जो मिट्टी में से कीड़े मकोड़े ले आता है, दीवार के कोने पे लगा के मिट्टी से बंद कर देता है, और रात दिन उनके ऊपर अपना गीत गुनगुनाता है। और कुछ दिनों बाद जब वो मिट्टी फोड़ के निकलते हैं तो वो कीड़े मकोड़े उस उड़ने वाले जीव जैसे बन के निकलते हैं। तो क्या ये कायांतरण तू नहीं कर सकता। आज तक सुना नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानता। दोस्तों, विवेकानंद का रोल करना अपने आप में चैलेंज था। और अभिनय का स्टेज कौन सा, रामकृष्ण मिशन, और वहां देखने वाले विवेकानंद मठ के बड़े बड़े साधु, और कदम डगमगा रहे थे। दोस्तों, इसमें एक शिकागो स्पीच
जो मेरे दिल को छू गई थी, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, जिस स्नेह और सौहार्दता से आपने हमारा स्वागत किया है, उससे मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित है। मैं संसार के सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सब धर्मों की जननी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। भिन्न भिन्न संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आपको है। मैं इस मंच के कुछ उन पूर्व वक्ताओं को भी अपना धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कहा कि सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने संसार को सार्वभौमिक सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। हम लोगों ने न केवल संसार को सार्वभौमिक सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, बल्कि सार्वभौमिक स्वीकृति का भी पाठ पढ़ाया। मुझे गर्व है, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के सताए हुए व्यक्तियों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में इजरायलियों की उन पवित्र स्मृतियों को संजो कर रखा है, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर तहस नहस कर दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण दी थी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और उन्हें आज भी पाल पोस रहा है। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सभी पवित्र सभाओं में से एक है, गीता के इसी सिद्धांत का प्रमाण है कि रुचिनाम वैचित्राद ऋजु कुटिल नाना पथ चुषाम निर्णाम एको गम्मस्त्वमसि पैसा मरणा। अर्थात मनुष्य अपनी रुचि से जिस तरह भिन्न भिन्न स्रोतों से निकली हुई नदियां अंत में जाके एक समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपनी मर्जी से अलग अलग रास्ते चुनता है। देखने में वे चाहे टेढ़े हों या सीधे, परंतु अंत में सब जाकर समुद्र में ही मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक श्लोक की कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहूंगा, जिसे मैंने बचपन से दोहराया और स्मरण किया है। ये यथा ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो भी मनुष्य मेरी ओर आता है, चाहे वो जैसा भी हो, अंत तक में वो मुझ तक ही पहुंचता है। असहिष्णुताएं, कट्टरताएं और इनके भयानक वंशज हठ धर्मिताएं लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पूरी पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। अगर ये भयानक वंशज नहीं होते तो आज समाज कहीं अधिक उन्नत होता। इन्होंने अनेकों सभ्यताओं का विनाश किया है, अनेकों देश को नष्ट किया है, परंतु मुझे इस बात का यकीन है कि इनका समय अब पूर्ण हो चुका है। वर्तमान सम्मेलन का शंखनाद सभी तरह की विषमताओं का, सभी तरह की असहिष्णुताओं का विनाश करेगा, चाहे वे कलम से हो या तलवार से। नमस्कार दोस्तों, अनुभव एक एक चीज जो सिखाता है ना, वो किसी गुरु से कम नहीं है। और गुरु सबसे बड़ा इसलिए है कि वो इन अनुभवों को आप तक लेके आता है। मेरे गुरु आदरणीय अशोक राही जी मुझ में यकीन करते हैं और मैं उनके हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जब भी वो मुझे देते हैं मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि मेरी क्षमताओं में वो बात है, मुझ में वो चीज है
जो मैं उन्हें दे सकूं। अभिनय यात्रा अभी मेरी चालू है और जब तक शरीर साथ देगा मैं करता रहूंगा। दोस्तों, इस दौरान कुछ अभिनय के नए नए पड़ाव आए, जैसे कि मैंने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल, इसके बहुत सारे एपिसोड किए, इंस्पेक्टर के रोल में, विलेन के रोल में। खलनायक की भूमिकाएं मुझे बहुत ज्यादा मिली। सावधान इंडिया के लिए मैंने बहुत काम किया। बचपन में एक सीरियल देखते थे हम पांच, बड़ा अच्छा लगता था, पर मुझे पता नहीं था कि बड़ा होके एक दिन मैं खुद इसके नए वर्जन यानी हम पांच फिर से, उसमें भी अलग अलग भूमिकाएं करने का मौका मिलेगा। सीरियल राजा बेटा, मैं भी अर्धांगिनी, इनमें भी बहुत सी भूमिकाएं करने का मौका मिला। एक निर्णायक मोड़ आया कि हॉलीवुड फिल्म वॉइसरॉयस हाउस में मुझे पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनका रोल करने का मौका मिला। लिखने का शौक भी हुआ। तो इस दौरान रेलवे में मैंने छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक लिखे। फिर कलम आगे बढ़ी तो नाटक लिखने लगा। तो इस दौरान मैंने एक नाटक लिखा, भूख, जो आज की भूख है की स्थिति है खाने की, उसके ऊपर था। फिर इसके लिए एक बाद मैंने एक लिखा, एक थी अनामिका, जो बच्चियों का शारीरिक शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसको उठाती हुई नाटिका थी, जिसका मंचन बीकानेर में हुआ। और ये एक प्रतियोगिता थी जिसमें इस नाटक को प्रथम स्थान मिला था। इसके बाद मैंने एक नाटक और लिखा जो राजस्थान की ही मिट्टी से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था सोल्जर्स विदाउट गन, जिसमें रेल कर्मियों की शहादत की कहानी थी। और इसका मंचन जयपुर में हुआ। और भारतीय रेल का जो एक कंपटीशन था, उसमें मैंने इसका मंचन खड़गपुर में भी किया। लोगों ने अच्छा सा रहा। तो ये यात्रा अभी अनवरत जारी है और आप आशीर्वाद देते रहें। और मैं मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराऊंगा। उसका उदाहरण है कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पत्नी ने एक बार डॉक्टर आदरणीय अशोक राही जी से शिकायत की कि आपने इनको क्या चस्का लगा दिया है। कि एक दिन रात को 3 बजे बड़बड़ा रहे थे डायलॉग, कि मैंने इनसे कहा तो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जा, एक डायलॉग अटक गया है, वो मैं याद कर लेता हूँ, फिर नींद आएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, रेड लाइट पे पहुंचता हूँ, अचानक से डायलॉग शुरू हो जाता है, तो आजू बाजू वाले मुड़ के देखने लग जाते हैं, भाई क्या हो गया है। आप मेरे कार्यालय में आए तो मैं दिखाऊंगा कि मेरी सीट जहां मैं बैठता हूँ उसके पीछे एक आईना लगा हुआ है। मैं वहां भी अपना अभ्यास करता हूँ, वहां भी डायलॉग बोलता हूँ। शुरुआत में तो मेरे यार दोस्त हंसते थे, ये क्या हो रहा है। अब उन्हें लगता है कि नहीं, अच्छा काम कर रहा है, सीरियस है। एक पहचान दी थिएटर ने। मेरे ऑफिस में करीब 4,000 लोगों का स्टाफ है। तकरीबन सब लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानूं या ना जानूं। और अभिनय यात्रा इसी तरह से अनवरत जारी रहेगी। चलते चलते मैं एक बार फिर से आदरणीय अशोक राही जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों से रूबरू हुआ। मैं आप लोगों में से धन्यवाद देता हूँ राजस्थान फोरम को, मैं धन्यवाद देता हूँ श्री श्रीमेंट को, मैं धन्यवाद देता हूँ A1 टीवी को, और मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वेश भट्ट जी को, अमृता जी को। आप सभी के कारण, आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपना स्नेह, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।